Hello everyone, we will be continuing with the chapter that is Preamble of the Constitution. In the previous video, we have already dealt with the text and the ingredients. So from this video, we will be dealing with the keywords of the preamble. Okay, we'll move towards the first keyword that is sovereign. ये word sovereign देख करके आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहला वर्ड जो हम सॉवरेन देख करके हमारे माइंड में आता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट. Firstly, I will be reading the text of the book and then I'll be explaining it to you. The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, but it is an independent state. सो इस पहले लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो कंट्री इंडिया है वो किसी भी नेशन के ऊपर पहली बार डिपेंडेंट नहीं है, और दूसरी चीज़ कि हमारा इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का क्राउन नहीं पहनाया गया है. डोमिनियन स्टेटस वर्ड का क्या मतलब होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर किसी और कंट्री का ओवरऑल सेंट्रल पावर रहेगा. वो चीज़ हमारे कंट्री के ऊपर नहीं है. पहले हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कॉलोनाइज़ किया था हमें, बट उसको फिर बदल करके पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेटस इंडिया को मिला था. ग्रेजुअली जब टाइम बीतता चला गया तब ब्रिटिशर्स से हम लोगों की मांग बदलती चली गई. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, बट 1929 के बाद 1929 के लाहौर सेशन के बाद ये चीज़ बदल गई थी एंड इसको फिर फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने मांगा था. ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है. डिपेंडेंट नहीं है मतलब कि वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है. ठीक है, देर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स. वो अपनी चीज़ों में अपने रिलेशंस किस कंट्री के साथ कैसे इस्टेब्लिश करने हैं, अपना किस टाइप का लॉ बनाना है, अपना किस तरीके से किसके साथ किसी भी चीज़ को कैसे ट्रीट करना, वो हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है. हमें किसी और कंट्री की इसमें आवश्यकता नहीं है, चाहे इंटरनल मैटर्स हो चाहे एक्सटर्नल मैटर्स हो, कि हमें कोई गाइड करे. ठीक है, दो इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ her full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. तो ये चीज़ है कि मई 1949 में हम लोगों ने पहले भी जब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये चीज़ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंडिया ने अपनी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को कंटिन्यू रखा है. तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, कॉमनवेल्थ क्या होता है? जो कंट्रीज़ एक टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर कॉलोनाइज थी वो कॉमनवेल्थ की पार्ट थी. ठीक है, तो इस मेंबरशिप को इंडिया ने कंटिन्यू रखा है एंड इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे कंट्री के ऊपर किसी और का एक्सटर्नल प्रेशर है. ठीक है, ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ. ठीक है, दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन डज नॉट अफेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी इन एनी मैटर. Further, India's membership in United Nations Organization is also in no way constitute a limitation on her sovereignty. तो हम यूएनओ के भी मेंबर हैं, हम बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, हम उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं अगर हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ें सही होती हैं तो. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सॉवरेन नहीं हैं. हम अपने जो मैटर्स हैं, हमें किस चीज़ में कैसे पार्ट करना है, हमें किस चीज़ में किस तरीके का रिलेशन स्टैब्लिश करना है. आज तक इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया, आज तक इंडिया ने सीटीबीटी को साइन नहीं किया. अगर इंटरनेशनली हम अगर किसी भी कंट्री के अंडर में होते, किसी भी कंट्री का वो इन्फ्लुएंस होता हमारे अंडर में हमारे ऊपर, तो हमें वो चीज़ साइन करनी पड़ती. बट इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को लेने में. सो दिस इज़ द वर्ड सॉवरेन विच मेक्स आर कॉन्स्टिट्यूशन फुली इंडिपेंडेंट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरी तरीके से वो ये बताता है कि इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी भी कंट्री का ओवर पावर नहीं है. सो नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट कीवर्ड दैट इज़ द सोशलिस्ट. ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड से आप क्या समझते हो? क्या ये वर्ड इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था? नहीं, इस वर्ड को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ये वर्ड सोशलिस्ट लाया गया था. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड्स आए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. सो दिस इज़ दैट सोशलिस्ट वर्ड. अब ये सोशलिस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या सेंस होता है आखिर ये सोशलिस्ट का? So I'll be reading the text first and then I'll be explaining it to you.
Even before the term was added by the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976, the Constitution had a socialist concept in the form of certain directive principles of state policy. In other words, what was hitherto implicit in the Constitution has now been made explicit. ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी तो हमारे में एक्सप्लिसिटली ये चीज़, ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, बट सिर्फ ये मेंशन नहीं था, बट हमारे यहाँ पे प्रोविजंस थे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपी में 3 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं। तो उन्हीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में ये सोशलिज्म चीज़ें मेंशन थी। सोशल होना क्या होता है? किसी की वेलफेयर के बारे में सोचना, हर एक को इक्वल देना, जैसे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी बहुत चीज़ों की बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, फिर लेबर्स और जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, बहुत सारे अदर पॉइंट्स होते हैं डीपीएसपी में जो कि सोशलिस्ट चीज़ों की बात करता है, वेलफेयर की बात करता है। सो ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थे, बट इम्प्लिसिटली दिस वर्ड वॉज प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, moreover, the Congress party itself adopted a resolution to establish a socialist pattern of society in its Awadi session as early as 1955 and took measures accordingly. तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे कांग्रेस सेशन में, अवाड़ी कांग्रेस की अवाड़ी सेशन में एक ये डिसीजन लिया गया था कि सोशलिस्ट पैटर्न पे इंडिया को गवर्न किया जाएगा। ठीक है, नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशल। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? ये जो पावर होती है ये पीपल के हाथ में पावर होती है। पीपल को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की पावर होती है जिसके थ्रू वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करता है। तो पीपल के पास ये पावर होती है। पीपल जब सरकार को चुन रहा है तो पीपल को इक्वालिटी क्यों नहीं मिलेगी, पीपल को वेलफेयर क्यों नहीं मिलेगा? तो ये चीज़ उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है, which involves the nationalization of all means of production and distribution and abolition of the private properties। एक बात ये थी कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बनने जब स्टार्ट होते हैं तो कैपिटलिज्म ग्रो करना स्टार्ट होता है और ये कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी को ग्रो करता है, इनइक्वालिटी इसकी वजह से बॉर्न होता है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का पूरी तरीके से अबॉलिशन करने के लिए बोला गया। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे हमने बात की कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ अगर होती हैं तो उससे कैपिटलिज्म का ग्रोथ होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या चीज़ को अडॉप्ट किया? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, विच मीन्स कि हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं एंड इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, दोनों होते हैं एंड बैलेंस्ड वे में चीज़ें चलती हैं। गवर्नमेंट इसलिए होता है ताकि जैसे जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब होती है तो रिच जो होते हैं वो रिचर होते चले जाते हैं एंड पुअर जो होते हैं वो पुअरर होते चले जाते हैं। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो सब कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है एंड जो इन मीन्स ऑफ जो लोग की वजह से ये उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है उनकी फैमिलीज़ के बारे में कोई नहीं सोचता एंड उनको बस एक पार्ट एज अ वेज दे दिया जाता है बिकॉज दे आर वर्किंग। बट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी जब गवर्नमेंट होती है, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है तो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स होती है जो कि सबको इक्वल ट्रीट करता है एंड सोसाइटी में वेलफेयरिज्म की भावना आती है। ठीक है, सोसाइटी में जब वेलफेयरिज्म की भावना आती है तो इनइक्वालिटी कम होती है। तो ऐसा होता है कि प्राइवेट लोगों से जो हाई अर्निंग पीपल होते हैं उन हाई अर्निंग पीपल वालों से ज़्यादा टैक्स के ब्रैकेट में उनको रखा जाता है, जिसकी वजह से उनके टैक्स के थ्रू जो पुअर पीपल होते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको कुछ स्कीम्स के थ्रू कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है एंड वो बेनिफिट जो होता है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, एज सुप्रीम कोर्ट सेज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अगर आता है तो इससे क्या होता कि पॉवर्टी ख़त्म होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सरकार हमें कुछ वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू हमें कुछ भी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि जनधन योजना के थ्रू एक बैंक अकाउंट सरकार खुलवाती है जिसके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है सब्सिडीज़ का लोगों के अकाउंट में, तो वो पैसे लोग अपने दूसरी चीज़ों के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें जो कोई भी सामान होता है वो उनको कम रेट पे मिलता है, जिससे ये होगा कि पॉवर्टी कम होगी और वो उन पैसों से अच्छे जगह पे उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, एक डिजीज़ नहीं होता, लोग एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ें वो हो जाती हैं। इंडियन सोशलिज्म इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज़म लीनिंग टूवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। हमारे यहाँ पे जैसे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती थी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करती थी और हमारे यहाँ पे ब्लेंड है। किसका ब्लेंड है? हमारे यहाँ मार्क्स का
प्लस गांधी का ब्लेंड है, गांधी जी का जो आइडियोलॉजी थी, इन दोनों की आइडियोलॉजी ब्लेंड है, दैट इज़ वाइट एंड मोर ये पूरी तरीके से टिल्ट है गांधी की आइडियोलॉजी पे, दैट इज़ वाइट इज़ कॉल्ड गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1991 में आया था हैज़ हाउएवर डायल्यूटेड द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स, क्योंकि जब सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स का ये मतलब होता है कि पूरी तरीके से हमारे यहाँ पे वेलफेयरिज्म की चीज़ होगी, गवर्नमेंट पूरी तरीके से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हर चीज़ को कंट्रोल करेगा, बट हमारे यहाँ पे ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जिसकी वजह से जब हमने आईएमएफ से लोन लिया तो आईएमएफ जब भी लोन देता है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर लोन देता है, तो उसने एलपीजी रिफॉर्म्स लाने को बोला, जिसकी वजह से थोड़ी चीज़ें डाइल्यूट हो गई हैं, उतनी ज़्यादा सोशलिस्ट चीज़ें नहीं चलती, सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंटरवेंशन नहीं चलता, यहाँ पे एक बैलेंस्ड वे में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी, प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं एंड पब्लिक दैट इज़ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है हमारी सोसाइटी में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्टली वी विल बी मूविंग टू द थर्ड वर्ड, दैट इज़ द कीवर्ड दैट इज़ सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड का क्या मतलब होता है? सेक्युलर वर्ड से आपको ये समझ में आता है, सबसे पहली बात, सेक्युलर वर्ड भी इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं था, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। ये वर्ड भी जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये वर्ड आया था, बट ये वर्ड आया था तो इसको एक्सप्लिसिट किया गया था कि हाँ अब ये चीज़ सही में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, बट इससे पहले क्या ये चीज़ें थी, क्या ये ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिस में था? सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक डील करते हैं, एंड वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करते, वो फ्रीडम देते हैं टू exercise any religion, to propagate any religion, to practice any religion, to profess any religion। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही थी, बट ऑफिशियली सेक्युलर वर्ड को मेंशन करके 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो वर्ड सेक्युलर है were expressly mentioned in constitution and there can be no doubt that constitution makers wanted to establish such a state। तो वो पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसी टाइप के स्टेट को इस्टेब्लिश किया था। फंडामेंटल राइट्स को देखते हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता हो गई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, बस हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक्सप्लिसिटली ये वर्ड को बस मेंशन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, दैट इज़ ऑल रिलीजन्स इन आर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन जो होता है उसको एक कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, सबका इक्वल स्टेटस होगा, स्टेटस विल बी इक्वल, तो हर एक रिलीजन का इक्वल स्टेटस होगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोली गई थी ये चीज़। ठीक है, so we have dealt with 3 of the keywords of our constitution. So in the next video lecture we will be dealing with the more of the keywords. Thank you so much.